नमस्कार साथियों, आज हम तीनों उपस्थित हुए हैं एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तो हमारा टॉपिक है जेन ज़ी और समाज। तो हमारे साथ मतलब मैं हूँ सबसे पहले रविशंकर और हमारे साथ हैं शिवकांत भैया और उनके जस्ट बगल में सौभाग्य। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सौभाग्य से हमारा सबसे पहले सवाल कि जेन ज़ी और जो है समाज मतलब क्या एक तरह से जुड़ाव है दोनों में? दोनों को लेकर जी आपके पास तो माइक है पहले से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका, क्योंकि मैं भी खुद एक जेनजी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि समाज में जो भी लोग जेनजी हैं और समाज, उसके साथ कैसा हम लोग का तालमेल बैठ रहा है। क्या हम लोग अपने जो पूरा समय है किस बेस पे समाज के ऊपर खर्च करते हैं, या उसमें हम लोग समाज की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जेनजी का समाज से ताल्लुकात बहुत पुराना है। जेनजी नहीं रहेगा तो समाज भी हो सकता है कि ना रहे, क्योंकि जैसे जैसे जेनजी ग्रो करता है तो मिलेनियल में जाता है, तो कभी कभी ग्रेटेस्ट जनरेशन में जाता है। ऐसे जाते जाते अब उसी से तो हम ही सबसे तो समाज है, ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, खासकर 2000 के आसपास के समय में जब इंटरनेट ने कदम रखा, तो धीरे धीरे जो जेनजी का रुझान है, जेनजी का मिलेनियल्स का भी कुछ रुझान है, जो मतलब जेनजी से पहले हैं, उनका भी रुझान इंटरनेट की तरफ बढ़ा। और खासकर जो जेनजी हैं वो उसी में पैदा ही हुए, क्योंकि 1997 के आसपास, इसके बाद 2000 के करीब इंटरनेट ने जब कदम रखा, तो जो पैदा हुए हैं उसी में सोशल मीडिया के साथ, इंटरनेट के साथ। तो इनका खासकर जो जुड़ाव है वो इंटरनेट के साथ है, सोशल मीडिया के साथ है खासकर। तो इससे समाज में एक परिवर्तन ये आ रहा है कि जो जेनजी का सामाजिक जो उत्तरदायित्व रहता है, या समाज से जो जुड़ाव कह सकते हैं, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उनमें अकेलेपन की समस्या आ रही है, उनमें थोड़ा डिप्रेशन की समस्या आ रही है। इसका खास कारण यही है कि समाज से अलग हो रहे हैं। सोशल मीडिया इनको बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आपने अभी सुना होगा कि यहाँ पे नेपाल जो है, नेपाल में एक हिंसा हुई थी, या ये कह सकते हैं कि नेपाल में जो अभी ये क्या होता है, जेनजी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जेनजी शायद आप। प्रोटेस्ट हुई था। उसका मेन कारण कुछ नहीं था, मेन कारण यही था कि मान लीजिए मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, उसी घर को आप मुझसे अगर छीनेंगे तो मेरा रवैया क्या होगा? हिंसा पे उतरूंगा, खासकर यही होगा ना। तो जब इंटरनेट के साथ जो पैदा हुए हैं, जो सोशल मीडिया के साथ पैदा ही हुए हैं आदमी, उनके साथ अगर सोशल मीडिया को ही आप अलग कर देंगे तो उनका साथ कैसा रवैया रहेगा, मतलब देश के साथ, समाज के साथ। तो खासकर ये वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है, और प्रोटेस्ट भी इसी कारण हुआ था। बाकी का लेकिन देखिए, जेनजी का ये भी है कि जेनजी मल्टी टैलेंटेड है। जेनजी जितना काम कर सकता है उतना और कोई नहीं जनरेशन कर सकता है, लेकिन बस इनमें ये थोड़ा सा रहता है ना, जेनजी में सब्र की कमी है। ये तुरंत इंस्टेंट, जैसे 2 मिनट में मैगी होता है ना, ये वैसा चाहते हैं रिजल्ट कि 2 मिनट में चीज़ें तैयार हो जाएं। जैसे आपने कहा कि जेनजी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसको आप एक कुछ उदाहरणों के साथ बता सकते हैं? जैसे देखिए, जेनजी मल्टीटास्किंग है, ये बहुत सारा काम एक साथ कर सकती है। आपसे देखिए, खाना बना रही है, खाना बनाने के साथ फ़ोन चलाएगी। फ़ोन चलाए, मान लीजिए कोई डिस्कस है, मतलब फ़ोन पे इनको अर्जेंट कोई काम, मान लीजिए किसी का वो कैनवा पे मान लीजिए पोस्टर बनाना है, खाना बनाते बनाते पोस्टर बना लेगी, खाना बनाते बनाते इंटरनेशनल कॉल वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ है। मतलब आप साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि जेनजी जो है कि कोई भी काम करते समय फ़ोन को नहीं छोड़ना चाह रहा है। फ़ोन को छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आत्मा है उसका फ़ोन में ही बसता है। इस पर आपका क्या विचार है? बहुत बहुत शुक्रिया रवि। जिस तरीके से सौभाग्य ने कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ कुछ हद तक सही है, लेकिन जिस तरीके से नई तकनीकी आई है, नए बदलाव हुए हैं तकनीकी के साथ, जिस डिजिटल क्रांति की नींव राजीव गांधी ने डाली, राजीव गांधी ने, और जो शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी बात की, जो आगे चल कर के बहुत सारे लोग उस क्रांति पर, उनके पद चिन्हों पर आगे चले। जिस तरीके से सौभाग्य कह रहे हैं कि जो डिजिटल क्रांति है, या 2000 के बाद की बात, ये 85 से ही डिजिटल क्रांति शुरू हुई थी। आप लोग समझ सकते हैं, गाँव में बिजली सन
1984 से गांव तक उत्तर प्रदेश के हम जहाँ से आते हैं 1984 के दौर में ही गांव में बिजलियाँ आना शुरू हो गई थी उस समय। तो ये शुरुआत वहाँ से लेकर होगी। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि 1997 के बाद पैदा हुई वाली जनरेशन जो है वो डिजिटल को बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है। इससे थोड़ा सा पहले जो इनके जो फादर हैं उनके अंदर भी ये गुण है। 1985 से लेकर 97 के बीच में जो पैदा होने वाले लोग हैं उनके अंदर भी ये क्वालिटी है। आपको पता होगा, क्योंकि बस ये कह सकता हूँ कि इसकी प्रखरता, इसकी बहुलता नहीं है उनके अंदर। ऐसा नहीं कि वो 2000 से और 85 के बीच में पैदा हुआ वाला आदमी वो ये काम जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया कैनवा पर फोटो नहीं बना सकता। कितने लोग हैं, कितने टीचर्स हैं जो हमारे सामने पढ़ा रहे हैं, वो 2000 के बाद थोड़ी पैदा हुए, जो पीपीटी बना के ला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट करके ला रहे हैं, कितने सारे। तो इसको भी हमको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये गुण जो जेनजी की बात कर रहे हैं ये उनको अपने फादर में विरासत के रूप में मिला और इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो मिला तो शुरुआत पहले से ही हुआ है, लेकिन विस्तार जेनजी के समय में बहुत ज्यादा हुआ है। ये कह सकते हैं कि इनका जो विस्तार है, जैसे कहते हैं ना चरमोत्कर्ष का एक क्लासिक है। तो ये जो दौर है जेनजी का क्लासिक है। अब 25 में जो पैदा हुए हैं ये अल्फा आएगा, गामा आएगा, बीटा आएगा, ये जनरेशन है। इन पर हम कुछ नहीं कह सकते। ये डिजिटल क्रांति को कहाँ तक ले जाएंगे, सोशल मीडिया को कहाँ तक ले जाएंगे, इस पर ऐसा तो अभी तो लग रहा है कि इसका विस्तार होगा। लेकिन अपने चरमोत्कर्ष के समय में, अपने क्लासिक एज में ये सोशल मीडिया डिजिटल क्रांति इस समय चल रही है। आगे की दिनों दिन दोनी रात चौगनी की तरफ प्रगति कर रही है। बाकी अगर हम आगे इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें, अगर शिक्षा से करें तो इसने भारतीय युवाओं के साथ साथ विश्व के युवाओं के साथ, विश्व की संस्कृति के साथ, विश्व की सभ्यता के साथ सारे आयामों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जोड़ने का एक प्रयास किया है। ये तो है, नो डाउट, जोड़ने का एक प्रयास किया है। और आज दिल्ली में एक उत्तर प्रदेश के गांव में बैठा बच्चा अगर उसको टेक्निकल तकनीकी जानकारी है तो गांव में अपने छप्पर के घर में बैठा बच्चा अपने उसके सामने अपने पैरों पर लैपटॉप रख कर अमेरिका की किसी कंपनी को कंसल्टिंग दे रहा है। बिल्कुल। ये अगर हो पाया है तो इस डिजिटल क्रांति के कारण। आज से 15 साल पहले जैसा संभव नहीं था। 20 साल पहले कोई व्यक्ति गांव में बैठा खेत में पानी चला रहा है और पानी उसी की खेत के मेड़ पर, खेत के बगल में बैठा संवाद कर रहा है, क्लास ले रहा है। मैं ऐसे कितनों को जानता हूँ कि डिजिटल क्रांति ने कितना सुलभ किया है जनसंपर्क को, कम्युनिकेशन को। लेकिन इसके साथ एक बात फिर कहूँगा, जैसे कि कई हमारे शिक्षक भी कहते हैं, कई सारे जितने भी जो डिजिटल क्रांति की अतिशयता को जानते हैं, इसका जो दुरुपयोग है, इसकी जो एक डिसएडवांटेज है उसको जानते हैं, वो इसका प्रयोग बड़ी ही सतर्कता से करने की बात करते हैं, क्योंकि आपको ये गुलाम बना लेगी। जो बात महात्मा गांधी कहते थे कि आप तकनीकी का मैं विरोधी नहीं हूँ, तकनीकी जब गुलाम बना लेती है मैं उसका विरोध। जी सही कह रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि आने वाले भविष्य में अल्फा बीटा गामा जैसे पीढ़ियाँ आएंगी, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? सौभाग्य भी आप अपनी इस प्रश्न पर प्रतिक्रिया जरूर दें। अल्फा बीटा गामा जो हैं इनके बारे में तो अभी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, बस यही लगता है कि थोड़ा विस्तार करेंगे। अब लेकिन अभी जिस तरीके से अभी 20, 25, 30 सालों में जिस तरीके से सोशल मीडिया, डिजिटल क्रांति, इंटरनेट जो आया है, इसने तो इस समय अपने चरम पर है। बहुत विस्तार है, दिनों दिन क्या पता नहीं क्या हो रहा, कितने तरीके के डिजिटल विकास हो रहा है, वैज्ञानिक विकास हो रहा है। और ये क्या है ना, संवाद को बहुत ही सरल कर दे रहा है। संवाद के माध्यम बना, एक ऐसा संवाद का माध्यम है। आज से 19 के दशक को याद करिए, कोई
चुनाव प्रचार करने वाला व्यक्ति उसे गांव-गांव में माइक स्पीकर ढोल मंजीरे लेकर गांव-गांव घर-घर तो घूमना पड़ रहा था। लेकिन आज हमारे देश का कोई एक नेता दिल्ली से बोलता है और पूरे देश में 140 करोड़ जितनी भी आबादी है इससे ज़्यादा जनता उसे सुन सकती है। ये तो डिजिटल क्रांति से पहले का संभव नहीं था और आने वाले हो सकता है कि आने वाले इसका विस्तार एक ही कल्पना कर सकते हैं इसका विस्तार होगा, लेकिन अगर इसके साथ समायोजन नहीं होगा तो ये अपने विकराल रूप में आएगी। और जिस तरीके से आपको पता होगा फोमो एक बीमारी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो बीमारी है कि आपको भूलने का बीमारी होती है। दरअसल ये कि आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के आप पढ़ते पढ़ते कुछ काम करने लग जाएंगे, आपको पिछले काम क्या किया पता नहीं चलेगा और पीछे क्या किया पता नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट की तरह चले जाएंगे। मिसिंग आउट इस बीमारी को कहते हैं। इस अमेरिका पे रिसर्च हुआ, अमेरिका में अभी भी रिसर्च हुआ कि 16 वर्ष से लेकर के तकरीबन 16 वर्ष के जो आयु का बच्चा है वो 8 घंटे लगभग 8 घंटे प्रतिदिन मोबाइल फ़ोन का यूज करता है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हाँ, मतलब सोशल मीडिया एक तरह से बैन कर दिया गया है। बैन लगा दिया। और यही अभी हाल ही में हमारे यूपी में एक जल्द ही अभी उसकी लागू तो नहीं हुआ है लेकिन नियम आया है कि जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पर फोन का उपयोग नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि जो है स्कूल के बच्चों के लिए खासकर यूपी में ये है अभी कि उनके लिए अखबार पढ़ना एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी पहल है एक तरह से। इंटरनेट के इस ज़माने में जो कि मतलब नई शुरुआत है, बच्चे थोड़ा अखबार की ओर बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो और प्रेरित होंगे। अखबार सबसे पहले तो शब्द संपदा से आपको हाँ। धनी करेंगे, आपके अंदर शब्द की समझ होगी और पढ़ने की समझ विकसित होगी। आज जो इस तरीके से स्क्रीन टाइम हटा के आप पेज पर आइएंगे, ये एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा अगर मैं एक सुझाव देना चाहूँ, सुझाव या निवेदन करना चाहूँ हमारे जितने भी दर्शक हों, जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हों, देश के कहीं पे बैठे, उनसे बस यही निवेदन है कि आप स्क्रीन टाइम का लिमिट रखिए। स्क्रीन टाइम डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो कीजिए। हमारे कई शिक्षक, एक शिक्षक का मैं नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर विनीत कुमार, कई पत्रिकाओं में लगातार कॉलम लिख रहे हैं। आप उनके कॉलमों को पढ़िए। आप उनका एक आर्टिकल है कि आस पास मोबाइल आस पास मौत, खोज कर पढ़िए और कोशिश करिए सप्ताह में कुछ दिन नहीं तो कुछ घंटे, और कुछ घंटे नहीं तो कुछ ऐसा समय ज़रूर निकालिए, क्षण जिस समय आप ये प्रतिज्ञा करें कि इस समय हम मोबाइल से दूर रहेंगे। यही सुझाव है। आगे की बात में सौभाग्य पर छोड़ता हूँ। सौभाग्य, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया को लेकर कई सारी पाबंदियां एक तरह से बैन कर दिया गया है, कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि ये एक अच्छी पहल हो सकती है? बिल्कुल, हाँ, भारत में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ये है ना कि जो हमारा जो जेनजी है, जेनजी के बाद जो ये आई है अल्फा, 2012 के बाद 13 से लेके 25 तक ये अल्फा जनरेशन मानी जाती है। उसके बाद शायद 39 तक, 25 से 39 बीटा जनरेशन है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे जो बंद हुआ है ना सोशल मीडिया, इसको मैं आपको शुरू में बोला था कि जेनजी वीएस जो हमारा टॉपिक था सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक अलगाव, ये सोशल मीडिया से ही सामाजिक जुड़ाव और अलगाव देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, एक टर्म इन्होंने जिक्र किया था फोमो। फोमो का जो टर्म शुरू हुआ था वो सोशल मीडिया से शुरू हुआ था। क्योंकि जितने भी लोग हैं, आप ही अगर अपना वीडियो अपलोड करेंगे उसको सोचेंगे कि मेरे हिस्से की लाइक, सब्सक्राइब ये सब बना रहे, कमेंट आता रहे। तो जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये यही है कि सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स जो हैं, हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब हैं, कहीं हम वहाँ सोशल मीडिया पे जो हमारी पहचान बनती जा रही है हम उससे मिसिंग ना हो जाए, मतलब वहाँ से हट ना जाए, ये डर रहता है, पीछे ना छूट जाए। मैं माफी के साथ ना, मैंने इसकी गलत व्याख्या की थी, हमने बोला था भूल जाने का, लेकिन दरअसल ये मतलब होता है कि हम हमारे जिस समाज में हैं उस समाज में पीछे ना छूट जाएं। हमने एक रील डाली, हमारे बगल वाले ने एक रील डाली, उसका 10 लाइक चला गया, मेरा 1 नहीं चला गया। ये कंपटीशन, ये जो डर है, ये सोशल मीडिया पे बनाए रखता है। इसी को
फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। कि कहीं मैं मेन स्ट्रीम से गायब ना हो जाऊँ सोशल मीडिया के इस दौर में, तो यही है। उसके बाद जो आपने बोला है ना कि जो बैन होना चाहिए, ज़रूरी है बैन होना, क्योंकि जब तक हमारा, देखिए हम लोग तो भले स्क्रीन में देख रहे हैं, हम लोग का अधिकतर समय जो है स्क्रीन में बीत रहा है। हम लोग का थोड़ा तो समझ लीजिए कि जो अल्फा है, अल्फा का तो शुरू से उसी पे टिके हुए हैं सब। पैदा होते ही कुछ समय बाद ये स्क्रीन से जैसे पहले लोरियां सुन के बच्चे सो जाते थे, वैसा नहीं है। ये सब रील देखेंगे, स्क्रीन स्क्रॉल करते करते सोने वाली जनरेशन है अल्फा जनरेशन। तो इन सब के लिए जरूरी है, बैन करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्क्रीन पे टाइम देंगे तो आंखें खराब होगी, मानसिक गुलामी होगी, इन सबके दिमाग बस वहीं तक सीमित नहीं हो पाएगा। एक टीचर है हमारे कॉलेज में, डॉक्टर तारा शंकर जी, उन्होंने बताया कि बच्चों में जो सोचने समझने की शक्ति वो कम क्यों हो रही है। इसका मेन यही कारण है कि अपना जो आँख से हम देखते हैं स्क्रीन का 10 सेंटीमीटर या 12 इंच की दूरी पर हम लोग ऐसे करके फ़ोन देखते हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर सपोज दैट हम ऐसे अगर देख रहे हैं, तो हमारा जो आँख है वहीं तक फोकस कर पाता है। जब तक हम बाहर की चीज़ों को नहीं देखेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं देखेंगे, आसमान की तरफ नहीं देखेंगे, तो जो हमारा जो आँख से देखने का वो क्या बोलते हैं, कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उससे हमारा मानसिक जो दिमाग है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ने की तरफ थोड़ा सा अग्रसर करें, कि अक्षरों को समझें, उन्हें भी पता चले कि अक्षर ऐसे ऐसे होते हैं। नहीं तो डिजिटल दौर में तो हम लोग फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्या ऐसे मान लीजिए हम उस पर बोल दिए कि यूट्यूब ये सब क्या करते हैं बच्चे, अक्सर यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे जाने का कारण ये है कि वो बोल देते हैं कि ABCD मुझे जानना है, ABCD के बारे में बताओ, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे मतलब जब तक ध्यान से मतलब जो लिखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, वो तो डिजिटल में वॉइस ओवर रहता है अपना, वैसे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। अधिकतर डिजिटल में सुनने का ज़्यादा काम करते हैं सब, तो इस वजह से लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पढ़ेंगे, अगर वो सब जब किताबें पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, और भी चीज़ें जो भी हैं पढ़ने लायक, वो अगर पढ़ेंगे तो उनसे थोड़ा उनकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, शैक्षिक विकास होगा इन सब में, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं एक अपना किस्सा साझा करना चाह रहा हूँ हम लोग के साथ। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यात्रा करके अपने गांव से जब दिल्ली आ रहा था, तो मुझे उस ट्रेन में एक बच्चा मिला जो कि मतलब मुझे मतलब वो बोल नहीं पा रहा था, एक तरह से गूंगा था। तो मुझे लगा कि ये बचपन से ऐसा है। फिर मतलब मैं उसके साथ खेल रहा था, तो देखा कि वो फ़ोन चलाया जा रहा, घंटों मैंने देखा कि वो हमेशा मतलब रील ही देख रहा है, रील देख नहीं रहा, बस भगा रहा है। तो बगल में बैठी उसकी वो मम्मी थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये मतलब कब से दिक्कत है, कि मतलब क्यों नहीं बोल पा रहा है। तो जब उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि ये जो है बचपन से ही फ़ोन ऐसे पकड़ के चलाता रहता है, कुछ भी अगर इसको भूख लगी है तो इशारों में खाना मांगता है, पानी प्यास लगी है तो पानी इशारों में मांगता है। इसकी इतनी लत पड़ चुकी थी कि वो जो है बोलता ही नहीं था, मतलब हर फ़ोन में लगा हुआ है, और अगर भूख लगे मतलब उसकी एक हैबिट बन चुकी है कि बोलना ही नहीं है। फ़ोन चलाओ कुछ भी हो तो इस मतलब इसका एक देखें तो कितना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो बच्चा बोलना सीख ही नहीं पाया तो शुरुआत से ही। तो हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत सारे गलत दुष्प्रभाव जो है बच्चों पे पड़ रहे हैं। तो जो है इसको भी लेकर के हमें जो है सावधान हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? ये राय लेने का जगह समय नहीं है, ये उसको लागू करने का समय। बिल्कुल, इस पर विचार विमर्श का समय अब नहीं रह गया है। ये वो समय है कि आप इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाइए। आप अगर इस पर कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय के लिए ये हमारे लिए केवल दुष्प्रभाव पैदा करेगा, हानिकारक सिद्ध होगा, और ये पीढ़ियों की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए। आप इसका समायोजन करिए, इसके साथ बहुत ही सतर्कता से इसको यूज करिए। आज हम देखते हैं कि फ़ोन के हम लोग गुलाम बन चुके हैं, और इससे बचिए ना होगा। इसका एक ही उपाय है कि आपको इससे बचना होगा। अगर आप इसके साथ सतर्कता से नहीं रखेंगे तो ये आपको तो गुलाम बना ही रखा है।
तो आपको ये समझना होगा कि हमें इसका गुलाम, हमको इस अपना गुलाम बनाना है, मतलब कह सकते हैं नियंत्रण में कि रखना है। नियंत्रित मैं है, इसके साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं इस यहाँ पर दरअसल हमारा हो सकता है हमारे दोनों साथी इस बात से सहमत हों, हम बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग आज के समय में अगर हम समाज के साथ और तकनीकी के साथ अगर हम सहयोग नहीं रखेंगे, जिस तकनीकी में हम लोग जी रहे हैं उसके साथ कदम से कदम नहीं मिलाकर चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ हम सतर्कतापूर्ण ढंग से और उसके साथ में ये देखते हुए कि कितना प्रयोग करने में हमारी भलाई है, बिल्कुल उसका उतना सुविधाजनक तरीके से अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होगा। ये तकनीकी के बारे में कई सारे लोगों ने कहा था ये दो धारों वाली तलवार है, ये आपको दुश्मन का सर काट सकते हैं तो पीछे से आपका भी सर काट सकते हैं। मतलब इसके लिए सीधा सतर्क, सीधा ये कह सकते हैं कि अगर भविष्य को आगे मजबूत रखना है तो हमें जो है सख्त कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि हमको डिजिटल डिटॉक्स के नाम के एक कह सकते हो अभ्यास को लाना होगा अपने जीवन में, कि कुछ समय हम डिजिटल डिटॉक्स करें अपने लाइफ में। अगर डेली बेसिस पे हो तो बहुत अच्छा है, वीकली बेसिस पे हो तो और अच्छा है, हर हाल में मंथली बेसिस पे तो करना ही होगा आपको, कि मंथ में कुछ समय के लिए आपको कुछ दिनों तक डिजिटल डिटॉक्स रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा भविष्य बहुत खतरों में है, उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये जरूरी है। साथियों, इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे कि ऐसे ही किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।